ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हमारा न्यूट्रिशन वाला बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया। इसके अंदर ना अब है असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। किसी भी सोसाइटी का जो है ना वो आप न्यूट्रिशनल स्टेटस किस तरह मेजर कर सकते हैं ना। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, उसने एक निमोनिक दिया है A, B² C और D। ए से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, बी से बायोफिज़िकल असेसमेंट, फिर बायोकेमिकल असेसमेंट और सी से क्लिनिकल और डी से डाइटरी मेथड। ठीक है, ये ए बी सी और ये डी इजी हो गया ना। ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्री में यही होता है कि जो अंडर 5 ईयर एज होती है ना उनके हाथ में वो सारे बोन्स वगैरह के लेके। डाइटरी स्टेटस में सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो लास्ट वाला है ना डाइटरी मेथड में एक आपने करना, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो डाइटरी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है ना। तो फूड बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डाइटरी असेसमेंट। ठीक है, अब इस शीट के अंदर जो होता है ना वो हमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, ग्रॉस एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो उस मुल्क की प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर, और मेथड कौन कौन से वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप के लिए सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टेपल कितनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, ये सारी की सारी इसके अंदर मैयर की जाती हैं। सही है, बाकी फिर फूड कंजप्शन स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, स्टडी में भी इंस्टीट्यूशनल और कम्युनिटी बेस्ड, फैमिली और हाउस होल्ड या इंडिविजुअल स्टडी जो है ना आपने करनी होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना कितनी कंजप्शन कर रहे हैं कम्युनिटी, एक फिर फैमिली के ऊपर, फिर इंडिविजुअल की स्टडी के ऊपर आपने फिर कलेक्शन ऑफ द डाटा में मतलब क्वेश्चनर करने होते हैं फॉर 24 आवर के लिए, फिर फूड अकाउंट फॉर 1 वीक के लिए, एक हफ्ते के अंदर, और फिर हमारे पास एक्चुअल फूड मेजरमेंट बिफोर द कंजप्शन कितनी थी उनकी, वो सारे के सारे मतलब सिंपल मेजरमेंट्स ही हैं और कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं ना। फिर रिजल्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय केमिकल एनालिसिस ऑफ द मील और फूड कंजप्शन जो है ना वो टेबल्स उनके ज़रिए जो है ना आपने मेजर कर लेनी होती है ख़ास टेबल से। फिर हमारे पास बायोकेमिकल में क्या होता है, सब क्लिनिकल केस, बट इट इज़ द ओनली पॉसिबल लेबॉर्ट्री में सीरम प्रोटीन, सीरम कैल्शियम, विटामिन, मतलब जो भी आप लैब के ज़रिए करेंगे ना उस कम्युनिटी के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए, तो वो हमारे पास बायोकेमिकल होंगे। सही हो गया। अब इसके अंदर जो इंडिकेटर क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस के, हमारे पास मेटरनल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट है और स्कूल चाइल्ड न्यूट्रिशन, तीन न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं। मेटरनल में यहाँ बर्थ वेट जो है ना इंडिकेटर बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, जबकि इन्फेंट और प्री स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शन बीइंग ब्रेस्ट फीड जो होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है प्रोपोर्शन ऑफ द वीनिंग फूड एज इन द मंथ 1 से 4 ईयर में। ये अच्छा, हाइट ऑफ फॉर एज, वेट फॉर हाइट, आर्म सरकम, फिर ऐसे क्लिनिकल साइन और सिंड्रोम। बाकी स्कूल के लिए क्या होता है, हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज, वो जो ना वो 7 ईयर, स्कूल जेडर सारी बात है 7 ईयर का होता है ना। तो आपने एक जो मेटरनल न्यूट्रिशन के बारे में, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बर्थ वेट कितना था। सबसे ज़्यादा जो है ना ये पठानों के बच्चे जो होते हैं ना ये मोटे मोटे होते हैं ना, अमूमन 3 साढ़े 3 किलो के, अच्छी डाइट खेते हैं ना। ठीक है, बाकी तो 2.5 2 कुछ अंडर वेट भी आ जाते हैं जो माल नरिश्ड होते हैं ना। तो अल्लाह पाक सब किसी हर किसी को दे। बाकी जो है ना इन्फेंट्स और जो स्कूल जाने से पहले पहले बच्चा जो रेंगता है, फिर वो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करता है माँ की, वो सारी की सारी। फिर स्कूल चाइल्ड न्यूट्रिशन में जो है ना वो फिर जब वो 7 साल का होता है तो बायोफिजिकल में क्या है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिन लॉन्ग बोन। अब आप अपनी हिस्टोलॉजी याद करें तो उसके अंदर लॉन्ग बोन थी ना, उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट विटामिन डी की डेफिशिएंसी, डार्क अडाप्टेशन होगा, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बक्कल म्यूकोजा, वो सारी की सारी। हम क्लिनिकल में क्या करना है आपने, सिंपल और यूज़फुल मेथड है। यूज़फुल क्लिनिकली जो है ना आपने उसको कहा था माल न्यूट्रिशन, अगर वो काशिकार का है, मेरिस्मस का है तो उसको देखना है। एंथ्रोपोमेट्रिक बेसिकली क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ डू, एंथ्रो मीन मैन, मिट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो ये दो जो है ना लफ्ज़ इसका उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ। अब बेसिकली ये है कि फिज़िकल डायमेंशन यूज टू एक्सेस द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस आइदर इंडिविजुअल और कम्युनिटी। ठीक है, तो हम जो भी फिज़िकल डायमेंशन यूज़ करते हैं ना न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सारे का सारा वो हमारे पास ये एंथ्रोपोमेट्रिक होती है। और ये ना मेथड इज़ यूज ओनली फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए एंथ्रोपोमेट्री मेथड हम यूज़ करेंगे। सही है, फिर अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की तो आपकी हालत देखो यार, अभी नहीं ली थी, कितना लापरवाह हूँ यार। अच्छा, अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हमारे पास जो है ना वो मोस्ट कॉमनली जो है ना हाइट हो गया, वेट हो गया, आर्म सरकमस्टेंस, वो सारी की सारी, फोल्ड थिकनेस, वो आपने खुद पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं होता। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि टू वाइडली यूज रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो दो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है, हार्वर्ड स्टैंडर्ड है और नेशनल की सेंटर ऑफ द हेल्थ स्टैटिक्स हो गया, NCHS रेफरेंस पॉपुलेशन। एंथ्रोपोमेट्री में वेट फॉर एज, कितनी एज है और उसका वेट कितना है। ठीक है, वेट फॉर एज,
परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द स्टैंडर्ड चाइल्ड ऑफ द सेम ग्रुप। अगर कोई 2 साल का बच्चा है तो उसी ग्रुप के चिल्ड्रंस की कितने कितने वेट आ रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे हमने ना एक्सप्रेस करने होती हैं, उसकी परसेंटेज निकाल के। सिंपल मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल अंडर द 5 ईयर ओल्ड। वेट मस्ट बी टेकन इन रेगुलर इन बर्थ के ऊपर, 6 माह के ऊपर, फिर 1 साल के ऊपर। ठीक है, बर्थ 6 मंथ और फिर 1 साल तक जो है ना आपने वेट लेना होता है, वो सारे के सारे इसके अंदर। फिर हाइट के अंदर सेम वही है, जो अंडर जो है ना वो स्टैंडर्ड हाइट जो है ना वो हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड चाइल्ड एट द सेम एज। ठीक है, हाइट स्लैश एज जिसके अंदर आएगा। तो अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास गेन कहता है 5 सेंटीमीटर हर साल। वो कहते हैं 5 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट बढ़ती है जब तक वो 10 साल का नहीं हो जाता है ना बच्चा, तो बढ़ती रहती है उसकी हाइट। फिर उसके बाद फिर वो एक्सेस में बढ़ना शुरू कर देती है। स्किन फोल्ड थिकनेस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट, डिग्री ऑफ द फैटनेस कितनी है, वो स्किन फोल्ड में आ जाता है। ये हमारे पास जो आपके मसलन ट्राइसेप हैं, बाइसेप हैं, स्केप इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला होगा, वहाँ से आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो बाजू का बैक वाला है ट्राइसेप, ठीक है, और आपका जो स्कैपुला है ना, ठीक है, उसके नीचे जो है ना इन्फीरियर एंगल वहाँ से। फिर चेस्ट और हेड सर्कमस्टेंस में आप सर के ऊपर आ जाओ, तो आपके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो है ना नॉर्मली चेस्ट एंड हेड सर्कम इक्वल एट अबाउट 6 मंथ। 6 माह तक वो कह रहा है कि है जो है ना चेस्ट और हेड जो है ना वो आलमोस्ट इक्वल ही साइज़ के होते हैं, जितनी उसकी चेस्ट होगी उतना उसका हेड होगा। फिर जो है ना वो स्कल जो है ना वो अपनी ग्रोथ स्लो कर लेता है और चेस्ट जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इफ़ देर इज डिक्रीज विटामिन डी एंड कैल्शियम इट विल डिक्रीज द बोन डेवलपमेंट एंड दिस ग्रोथ हो जाए। अंडर चेस्ट जो है ना, जो अगर आपने आर्मी का टेस्ट दिया हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो चेस्ट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की अंडर चेस्ट निकल आती है, तो वो यही होता है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं ना। ठीक है, और वो उनको बिल्कुल भी ना वो आर्मी वाले नहीं रखते, उनको अनफिट कर दिया करते हैं। तो वो मतलब फीता होता है ना जो उसके ज़रिए मापते हैं, उसे कहते हैं सांस फुलाओ। अगर वो 5 सेंटीमीटर तक फुला सके और उसकी चेस्ट जो है ना वो एक स्टैंडर्ड तक आ जाए तो ठीक है, वरना उसको जो है ना वो नहीं रखते। फिर अपर मिड आर्म सर्कमस्टेंस में क्या होता है कि मसल मास इज मोर रिड्यूस दैन द बॉडी वेट हो गया। ठीक है, अब मेजरमेंट इज डन बाय फ्लेक्सिबल स्टील और फाइबर होगा, ग्लास टेप वगैरह अदर मेथड जो इंक्लूड करते हैं वो देखेंगे। बेंगल मेथड हम यूज़ करते हैं और शार्क टेप जो है ना वो यूज़ करती हैं अपर मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मसल मास जो है ना वो आप देखते हैं अपर मिड आर्म। ठीक है, ये आर्म है, ये अपर वाला जो बाइसेप वाला, उसके ऊपर जो है ना हमने देखना होता है मसल कम कितनी जो है ना वो आपने एक फ्लेक्सिबल या फाइबर या ग्लास टेप के ज़रिए जो है ना वो आपने देखनी होती है। इसके अलावा बेंगल मेथड में क्या था, कॉपर और रीडिंग आर गिवन, बेंगल्स आर मेड, खास किस्म की चूड़ियाँ थी, या फिर हमारे पास शेकर्स टेप होती है, खास किस्म की टेप होती है। इन दो मेथड के ज़रिए जो है ना आप देख लेते हैं। फिर आपके पास जो है ना सम बायो जो आपके बायोकेमिकल टेस्ट की हम बात कर रहे थे ना, उसके अंदर जो है ना आपके वो बायोकेम वाले सारे जो है ना वो विटामिन ए, B1 जिसे थायामीन कहते हैं, राइबोफ्लेविन B2, नाइसिन B3, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन होती है। ठीक है, दो हम मेथड यूज़ है, सीरम रेटिनोल, विटामिन ए के लिए हमने रेटिनोल यूज़ करना और ये नॉर्मल वैल्यू इसकी याद कर लेना 20 है, 20 रुपये में आपको रेटिनोल मिल रहा है। ठीक, मैंने यूँ थायामीन में हमारे पास थायामीन पायरोफॉस्फेट होता है, स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी ट्रांस कीटोलेज हो गया। ठीक, इसकी रेशियो 1 से 1.23 होगा। राइबोफ्लेविन आरबीसी ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ठीक, एक्टिविटी स्टिमुलेटेड बाय इसके ज़रिए जो है ना वो हमारे पास होती है। बाकी नियासिन जो है ना एन मिथाइल निकोटिनामाइड, फोलेट सीरम फोलेट और रेड सेल फोलेट, विटामिन B12 में सीरम B12 कंसनट्रेशन, लिकोसाइड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी के। फिर हमारे पास विटामिन के में प्रोथ्रोम्बिन जो जिसने क्लॉटिंग वगैरह करवानी होती है। फिर प्रोटीन में सीरम जो है ना वो ट्रांसफेरन थायराइड बाइंडिंग, वो सारी की सारी होती है। फिर कलर ऑफ द टेप क्या होती है, जो आपने मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करना है ना, यहाँ पे मैंने बताया, तो उसके अंदर जो टेप का कलर होता है रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। ठीक है, तो अगर बच्चे का जो है ना वो 12.5 जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस आप उस टेप के साथ मीर करते हैं, अगर आपको जो है ना वो मिल जाए कि 12.5 से कम है, तो आप इस तरह का रेड कलर की एक पट्टी होती है उसके बाजू के ऊपर लगा देती है कि ये अंडर ग्रोथ है। फिर अगर जो है ना वो उसका थोड़ा सा जो 12.5 से 13.5 है, तो आपने फिर येलो कलर की पट्टी उसके ऊपर यूँ करके ना लगा देनी होती है पट्टी, ताकि पता चल जाए जो भी डॉक्टर है। फिर अगर उसका 13.5 से ऊपर है, तो आपने ये इस तरह की ग्रीन कलर की पट्टी लगानी है। मतलब सब्ज़ है ना, पाकिस्तान खाता पीता मुल्क है, जो कि पता नहीं अभी मुझे लग नहीं रहा, अल्लाह करेगा कि हालात ठीक हो जाए। तो आपने रेड, येलो और ग्रीन, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी। बस ये सिंपल रीडिंग की है और इसमें कुछ भी नहीं है। मॉर्बिडिटी में डायरिया होता है, टीबी होता है। इनडायरेक्ट मेथड में जो है ना वो हमने ये सारे थे डायरेक्ट मेथड, कौन कौन से A B B C D,
तो ये सारे हमने डायरेक्ट मेथड किए। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले हम मॉर्बिडिटी हमने चेक करनी है कि अब डायरिया, मीज़ल्स, टीबी जो हो रहा है, ठीक है, अनीमियाज हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना पीईएम, मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, ठीक है, ये वाली, इसको बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। जबकि मोर्टेलिटी में हमारे पास एमएमआर हो गया, आईएमआर हो गया। जो एमएमआर है, मीज़ल, मम्प्स और रूबेला के जो है ना वो सारी आपने देखनी होती हैं। और जो है ना आईएमआर, इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला, जबकि इसके अंदर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। और ओहो यार नज़र ही नहीं आ रहा इधर तो। और जबकि जो पीईएम है ना, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो ये सारी की सारी हमने देनी है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थर्ड वाला होता है, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ना माल न्यूट्रिशन करते हैं और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में सारा डिस्कस करते हैं। वी हैव एनी करी अप टिल नाउ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। बस ये थोड़ा सा चैप्टर रह गया।